सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सभी का बहुत लोग हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अगर हमारे पिछली एथिक्स की सीरीज़ को लास्ट वीडियो नहीं देखा, ये सेकंड पार्ट है। मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि वो इसका कंटिन्यूएशन है, इसका कंटिन्यूड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी वुड अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ द एथिक्स बट इन अ वेरी क्रिस्प मैनर। और हम एथिक्स के PYQ को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को, पेपर को पास करने के लिए 3 चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। वी नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप साउथ इंडिया से हो, इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि जहाँ तक मेरे को मानना है, मेरे को 2 ही लैंग्वेज आती है, तो आई विल ट्राई टू यूज़ 2 लैंग्वेज। अगर आप किसी लोकल कम्युनिटी को बिलोंग करते तो आई विल ट्राई कि मैं उसमें भी थोड़ा सा एंटरटेन करूँ आपको। सो सबसे पहले, फॉर पासिंग एनी ऑफ द एग्जाम वी नीड टू अंडरस्टैंड 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स सिलेबस, व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड, बिकॉज बियॉन्ड द सिलेबस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी एग्जाम टू आस्क क्वेश्चंस बियॉन्ड द सिलेबस। नंबर सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब 3 लाइन लिखी हुई है, उस 3 लाइन को कैसे इंटरप्रेट करें, उस 3 लाइन को किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगता है। और हमें चाहिए कुछ प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और अच्छे से हर एक चीज़ कवर करना। 3 चीज़ का बहुत होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ने लास्ट वीडियो देखा, तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था गाइज, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द एथिक्स सिलेबस मैपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, हम लोग ने लास्ट वीडियो में किस तरह से, मैं थोड़ा सा अच्छा पेन ले लेता हूँ, राइट। लास्ट वीडियो में सबसे पहले मैंने एथिक्स सिलेबस को सिंप्लीफाई, कोडिफाई किया। मैंने सबसे पहले एक चीज़ लिखी, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को एक पार्ट लिखो, कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें मैंने आपको वर्डिंग बताई, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये यूपीएससी की वर्डिंग है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक पार्ट फिर सेग्रीगेट किया, साइकोलॉजी, जिसमें हमको एटीट्यूड पढ़ना है, सोशल इन्फ्लुएंस, पर्सुएशन पढ़ना है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वच्छ भारत अभियान में आप किस तरह से पर्सुएशन यूज करोगे। वो भी एक सोशल इन्फ्लुएंस है ना, कि भाई इफ यू आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द सोसाइटी, देन हाउ विल यू एबल टू इन्फ्लुएंस द एंटायर कंट्री एज अ होल। भाई, you as a bureaucrat, you will be posted in a district, you will be posted in a community, between among the community, and if you are not able to socially influence the community, then it is very difficult for a bureaucrat to run the administration as a whole, right? Please understand the concept. And if you are not able to maintain a balanced attitude, right, एटीट्यूड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर, ये जो टॉपिक है बहुत इजी है, इससे आप स्कोरिंग कर सकते हो। एटीट्यूड से, सोशल इन्फ्लुएंस से और इमोशनल इंटेलिजेंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एथिक्स में, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। नंबर 1 इज डायरेक्ट क्वेश्चन, नंबर 2 इज ड्राइव्ड क्वेश्चन, नंबर 3 इज अप्लाइड क्वेश्चन। Direct question are those questions which can be answered directly by replicating the content that we have already studied. Number 2 is derived question. In this, we have to understand the demand of the question and has to replicate our studied concept, but in a very practical approach by substantiating the examples as well as thinkers. And number 3 is applied question, in which we are given a situation and we have to select the best option out of the given option and has to substantiate with valid points. इसको हम लोग केस हिस्ट्री बोलते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। देखो, जैसे अब आप ये देखो, अब मैं आपको एथिक्स का असली सिलेबस दिखाता हूँ जो यूपीएससी ने बोला हुआ है। अब देखो, ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसको मैं इसको थोड़ा सा आप सॉरी, अब देखो यहां पे आप सभी लोग देखो, आप सभी देखो, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यहां पे एजेंस है, डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्जुगेट है। तो मैंने यहां पे एक लाइन मैंने काट दी है, ये चीज, इसको मैंने काटा नहीं, इसको मैंने अलग सेग्रीगेट किया, क्योंकि ये जो सिलेबस है थोड़ा सा ऊंच नीच तरह से लिखा गया है। बट मैंने देखो, एजेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस एंड एथिक्स इन प्राइवेट पब्लिक रिलेशंस। अब यहाँ पे देखो, एजेंस लिखा है मैंने, डिटर्मिनेंट्स लिखा है, तो मैं हर एक टॉपिक, हर एक सिलेबस, आपका सिलेबस का एक भी पार्ट नहीं छूटेगा इस वीडियो में। we are not going to leave any of the part of the syllabus.
टॉपर स्टॉक देख लो आप लोग, टॉपर स्टॉक में भी सब टॉपर्स बोलते हैं कि व्हाट दे डिड, दे ओनली स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ड दैट हैज बीन गिवन इन द सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल एम्पैथी। अब एम्पैथी का मैं आपको दिखाऊंगा, देखो हाँ, जैसे कि एथिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये चीज मैंने डिवाइड किया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखिएगा, कि उस वीडियो से ही मैं लिंक कर रहा हूं इस वीडियो को। कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी, सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड थिंकर्स। इसके अलावा एथिक्स का सिलेबस मैप नहीं कर सकते, और आप बेटर वे में कर सकते हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ऑल्सो ट्राई टू रेप्लीकेट द सेम। कॉन्सेप्ट में देखो, पहला ये वाला लाइन आ जाएगा कॉन्सेप्ट में, ये वाला लाइन, ये कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट। अब यहां पे एटीट्यूड वाला मैंने पार्ट जो लिया है वो यहां पे लिखा है एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड में हम क्या पढ़ेंगे, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन। कंटेंट लिखा मैंने, स्ट्रक्चर लिखा, फंक्शन लिखा। फंक्शन आपको याद होना चाहिए सर, कीवी फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, ईगो फंक्शन, वैल्यू फंक्शन एंड इन्फ्लुएंस फंक्शन एंड मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। देखो यहां लिखा होगा मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब यहां पे मैंने इसको अलग चैप्टर बना दिया क्योंकि ये एटीट्यूड से थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, देयर यूटिलिटीज एंड देयर एप्लीकेशन। देखो कॉन्सेप्ट, यूटिलिटीज एंड इट्स एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। मैंने अपना कोई वर्डिंग नहीं दिया क्योंकि who I am. UPSC has given a very well defined syllabus and we have to just simplify the syllabus and understand. अब आपका मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ टास्क, जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखो एंड ट्राई टू, आप क्या करना है इस चीज में। ये टास्क मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा, ये कला है जैसे आर्ट। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन आया उसको पहले डिफाइन करना है। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स में पूछा है, ये साइकोलॉजिकल है, क्या ये सिविल सर्वेंट है, क्या ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या ये थिंकर्स है। अब जो केस स्टडीज आती हैं, देखो सिलेबस जो एथिक्स का आता है, जो क्वेश्चन पेपर आता है, पार्ट ए होता है एंड पार्ट बी होता है। द एग्जाम इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। पार्ट ए में लगभग 1 से लेकर 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पार्ट रहते हैं ए बी सी, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 होते हैं। ये 120 से लेकर 130 मार्क्स का हो सकता है। ये सिमिलरली 120, 25 का हो जाएगा। तो इन दिस देयर इज 4 to 5 क्वेश्चन एंड दिस इज योर केस स्टडी। अब केस स्टडी में आपको जो आंसर करना है वो इन सब को पढ़ के ही करना है, ठीक है। अब आई एम taking the UPSC 2022 question, the recent previous question. In this, we will be understanding. Now, अब क्वेश्चन है 1A को मत बोलना कि ये कहाँ से आए, क्योंकि इन ईच एंड एवरी टाइम द फर्स्ट क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी पेपर आर ड्राइव्ड आर आस्क्ड इन अ वेरी जनरल मैनर। पहला क्वेश्चन था एक जमाने में, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस एंड व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। तो इसका कोई हैप्पीनेस सिलेबस में नहीं दिया है, but if we have studied the concept, so we are able to answer that question. What do you mean by happiness? Happiness is a sense of satisfaction and gratitude. What brings you happiness? This is a subjective concept, and happiness means something different to you and something different to me. For me, happiness is linked to the achievement of goals. मेरे लिए happiness क्या है? एक गोल मेरा जो मैं सोचा वो हो गया, वो मेरे लिए happiness है। मैंने सोचा मैं IAS बन जाऊंगा, बन गया, हैप्पीनेस। आपके लिए हैप्पीनेस अलग चीज होती है। आपके लिए हैप्पीनेस होता है आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी को, जब पेरेंट्स आपको जो है, आपके पेरेंट्स या आपकी सोसाइटी या आपका एज अ नेशन आप पे प्राउड करे, वो हैप्पीनेस है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी क्रिटिकली एंड वेरी सेंसिटिवली। देयर इज ओनली वन व्यू, क्रिटिकल एंड सेंसिटिव व्यू टू द एग्जाम, and ethics requires both of the approach but with certain administrative approach, right? अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और we try to understand we try to decodify the क्वेश्चन। wisdom lies, देखो सबसे पहले आपको यह समझना है कि विजडम क्या होता है। विजडम का मतलब नॉलेज, बुद्धिमान। एक देखो सबसे पहले एक डेटा होता है, इतना तो आपको पता होगा। उसके बाद उसको प्रोसेस करोगे, वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जब यूजफुल होगा तो वो नॉलेज बनेगा। नॉलेज इंसाइट बन सकता है या विजडम बन सकता है, ठीक है। जिससे तो विजडम एक बुद्धिमानी है। विजडम मीन्स द प्रूडेंट डिसीजंस।
विजडम्स लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकन एंड व्हाट टू ओवरलुक। विजडम, इन्होंने एक लाइन दी है, विजडम का मतलब है, विजडम मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट टू लीव एंड व्हाट नॉट टू लीव। क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या रखना है क्या नहीं रखना है। एन ऑफिसर बीइंग एनग्रोस्ड विद द पेरिफेरी इग्नोरिंग द कोर इश्यूज बिफोर हिम इज नॉट रेयर इन द ब्यूरोक्रेसी। डू यू एग्री दैट सच प्रीऑक्यूपेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर लीड्स टू द ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस टू द कॉज ऑफ इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस क्रिटिकली एवेल्यूएट। अब इसका एक अप्रोच आईबीसी अप्रोच करना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हम आंसर में इंट्रो में ये लिख सकते हैं कि विजडम का मतलब क्या होता है। विजडम मीन्स द नॉलेज दैट कैन बी अप्लाइड, दैट कैन बी द डिसीजंस विच प्रूडेंटली जो डिसीजन ले सके। अब इसका आंसर कैसे करना है, देखो ये एंड्स ऑन मीन्स अप्रोच लेना है। जब आप थिंकर्स पढ़ोगे तो एंड्स ऑन मीन्स अप्रोच ले सकते हैं, ये भी अप्रोच ले सकते हैं, डिफरेंट थिंग। अब देखो, अगर आपके पास ये वही चीज़ है, ये मेरे को इसमें एग्जाम्पल का नाम, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल महाभारत का मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है। आई एम रिमेम्बरिंग द एग्जाम्पल। महाभारत में जब जो है अर्जुन से बोला गया कि तुमको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन बोला कि जब 5 पांडव से बोला गया कि तुमको क्या दिख रहा है, तो युधिष्ठिर बोलता है कि मेरे को पेड़ दिख रहे हैं, मेरे को चिड़िया दिख रही है, मेरे को मछली दिख रही है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं आउट। ऐसे सब लोग को बोला, तो कोई कह रहा है मेरे को आसमान दिख रहा है, कोई कह रहा है मेरे को ये दिख रहा है। अर्जुन से पूछा गया व्हाट डू यू सी, अर्जुन कहता है मेरे को सिर्फ आंख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि भाई तुमको और चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तुमको मछली नहीं दिखाई दे रही है, तुमको जो है आसमान नहीं दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन बोलता है नहीं सर, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को सिर्फ मछली का आंख दिखाई रही है और मैं उसी में निशान लगाऊंगा। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द क्रक्स ऑफ द आंसर, कि जो मेन इशू है आप उसको भूल के आप उसके पेरिफेरीज में लगाते हो। सर्विस डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है कि भाई इफेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई स्कीम ओल्ड वुमेन के लिए बनाई गई है और जिसका उद्देश्य एम ये है कि उसको जो है ऑफिस ना आना पड़े, उसको बार बार ऑफिस ना आना पड़े, उसको हम घर पेंशन जो है उसको हम घर जाके कैश में देते हैं, बिकॉज शी इज नॉट द ओल्ड वुमेन इज नॉट एबल टू डू द बैंकिंग सर्विसेज। हम उसको जो है एज अ कुछ कॉन्सेप्ट ले आए कि जो है पोस्टमैन जाके उसको अपना पैसा दे दे और साइन करवा ले। तो ये चीज़ है। अब उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, जिसको बार बार वो ओल्ड वुमेन ऑफिस आ रही है कि मेरे और बार उसको ना होने की वजह से बार बार अपने ऑफिस चक्कर लगा रही है। तो ये चीज़ इशू है, यही तो हमको जानना है कि हमारा उद्देश्य है कि वो ऑफिस ना आए और बार बार वो इम्प्लीमेंटेशन के चक्कर में डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस आ रही है ओल्ड वुमेन, तो उसको तो दिक्कत हो रही है ना। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द आंसर, राइट। तो इसका आंसर आप मेरे को लिख के भेजोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। B question. Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are the source. अब 2 कीवर्ड्स मैंने निकाले, क्या आ जाए देखो, empathy, compassion. Sir, I am telling you this. Every question of the ethics is asked from the keyword that is given in the syllabus of the UPSC. If you are able to decode each and every word, then you are able to decode the answer of the questions. But there is a definite concrete classification. अब ये random नहीं वर्ड है, ये आपको जाना ये चीज़ है क्या। This is the aptitude and a foundation values of civil servant in which there are 5 certain points कि foundation values civil servant की, civil servant यहाँ पे है। ये वैल्यूज एक ईंट के बराबर है जो एक सिविल सर्वेंट को बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनाती हैं। हर वैल्यू की अपनी वैल्यू है, वाह, हर वैल्यूज की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक जो है रिलेवेंस है, राइट। देखो एम्पैथी कीवर्ड आया, एम्पैथी मैंने सिलेबस में आपको समझाया, एम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या है, टॉलरेंस क्या है। एक मैं आपको जनरल व्यू दे देता हूँ क्योंकि बिफोर ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। देखो there is a concept, there's a very definite concept, I am trying briefing you, right। अब मेरी बात ध्यान लगना, आप you are with your girlfriend or boyfriend in the outside,
आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ या पेरेंट्स के साथ बाहर गए हो या फ्रेंड के साथ बाहर गए हो, सडनली अ ओल्ड वुमन in a very miserable condition comes to you and asks for a money. She generally brings her hand in front of you and definitely she is asking money. What is your reaction to this? First of all, you ignore him. तुम उसको इग्नोर करेगा my dear. तो this is called apathy. नो रिएक्शन एट ऑल, तुम उसको इग्नोर कर देगा. नो रिएक्शन एट ऑल, तुम उसको रिएक्ट करेगा, तुम रिएक्ट करोगे माय डियर. तो रिएक्शन कई तरीके से हो सकता है. एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन. दिस इज द लेवल ऑफ द रिएक्शन. इन दिस इज द लेवल ऑफ रिएक्शन माय डियर. भाई आप उसको पैसा दे दोगे, तुम पिटी फील करोगे उसके लिए, यार ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए. तो दिस कम्स अंडर सिंपैथी और एम्पैथी. बट इफ यू आर ट्राइंग टू एलिवेट हर कंडीशन, यार वो मैं चाहता हूं कि मैं उसको पैसा दूं या ना दूं, बट मैं चाहता हूं कि वो आगे इसके बाद ना किसी से भीख मांगे. तो यू आर ट्राइंग टू एलिवेट हर कंडीशन, यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव हर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो दिस इज कॉल्ड कंपैशन. अब यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट, ये मोरल कितना भी हो, पर अगर वो एम्पैथी, कोई एक ओल्ड वुमेन आई तुम्हारे ऑफिस में या कोई एक छोटा बच्चा आया, अगर तुम उसके लिए पिटी फील नहीं कर सकते तो तुम क्या करोगे? रूल बेस्ड ऑर्डर में फंस जाओगे. हैं जी. एज अ डीएम तुम गांव में गए और वहाँ पे तुम जो है एक इरिगेशन के प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हो. वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन आती है, कहते साहब 4 दिन से बिजली नहीं आ रहा है, क्या करें? तो तुम कहते हो ये हमारा काम नहीं है, जब पावर से बात करो. ऐसा बोल के तुम उसको भगा दोगे. ये क्या यही तुम्हारा ड्यूटी है? नहीं. एम्पैथी एंड कंपैशन आर सम ऑफ द वाइटल एट्रीब्यूट्स दैट फैसिलिटेट द सिविल सर्वेंट टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन टैकलिंग द क्रूशियल इश्यूज और टेकिंग क्रिटिकल एग्जांपल. इंट्रो में आप एम्पैथी और सिंपैथी का रोल लिख सकते हो, व्हाट डज इट मीन, और बॉडी में आप लिख सकते हो कैसे एम्पैथी और कंपैशन क्या चीज़ है, उसके एग्जाम्पल, और वो कैसे सिविल सर्वेंट को एक क्रूशियल इश्यूज में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल कोई ओडिशा का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें अगर कुछ जो है उसमें अगर आप उसके लिए फील पिटी नहीं करोगे तो यू आर नॉट एबल टू रन द इन्वेस्टिगेशन एट ऑल. तो इन दिस my objective is not to answer these questions, because these questions can be answered by reading the topic very in a very detailed manner. My objective is to make you understand that how the question are being asked directly from the syllabus. That is why I am telling you this, कि you have to watch my previous video. Right. अब हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पे देखो, ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है. हाँ, यूट्यूब पे ये चैनल है क्रिस्टल डिकोडर, और ये वीडियो पड़ी हुई है इस टाइप की वीडियो. ठीक है. यहाँ पे मैं आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड द पॉवर्टी इन गवर्नेंस, एंड दैट इज वाई पॉवर्टी इन पब्लिक लाइफ हैज बीन डायरेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये सिलेबस में आएगा, civil servant में आए conflict of interest, because a civil servant is generally stuck between the two balancing decisions, two alternative decisions, right? So this is a conflict of interest. This is that was an ethical dilemma. Conflict of interest ये है, for example आपका interest हो उसमें, for example अब फॉर एग्जाम्पल आप एज ए डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, आज एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, और आप विलेज 1 और विलेज 2, अब विलेज 2 को जो है पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि विलेज 1 जो है एक रिवर के पास लोकेटेड है. तो इस रिवर का पानी हम विलेज 2 को
डाइवर्ट कर सकते हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यू हैव अ पावर टू डाइवर्ट, और आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। बट अगर हमने इस रिवर का पानी विलेज 2 करेंगे तो विलेज 1 जो है वो बहुत ही अग्रेसिवली इसको डील कर रहे हैं, एंड दी आर ट्राइंग टू सप्रेस दिस प्रोजेक्ट। सो अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, विलेज 1 में जो है आपका जो है किसी रिश्तेदार रहते हैं, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ गया, या कहीं ना कहीं आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर, राइट। दिस हैज बीन, अब ये मत बोला, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2021 के यूपीएससी जो है जीएस पेपर 2 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन पॉलिटी क्वेश्चन you have to answer the question in a very political manner, but in this the political answer to the question is not suggested at all, and you have to answer the question in a very, देखो वहाँ कीवर्ड था कॉन्स्टिट्यूशनल, देयर द पॉलिटी में जो कीवर्ड निकलेगा वो निकल के आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, और यहाँ कीवर्ड निकलेगा मोरालिटी, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिवोशन ऑफ ड्यूटी। दिखाता हूं, डिवोशन ऑफ ड्यूटी, डिवोशन ऑफ ड्यूटी, ये हमारे इसमें आएगा डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डिवोशन ऑफ ड्यूटी, डेडिकेशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, राइट। अब ये आपको एथिक्स से समझ में आ गया, दो तरह के सिलेबस आते हैं। नाउ लेट अस सी 2021 प्रीवियस क्वेश्चन इन अ वेरी डिटेल मैनर। अब मैंने 2021 का क्वेश्चन क्यों लिया है, 2022 का क्यों लिया है माय डियर, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं। 2022 का क्वेश्चन हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़े सिलेबस को समझ जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि 2000 का जो 22 का क्वेश्चन है, थोड़ा उसके क्वेश्चन इस टाइप के हैं माय डियर, इस टाइप के, देखो इस टाइप के। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा सिलेबस आना जरूरी है माय डियर, और 2021 के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वी आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, 2021 क्वेश्चन। This is the 2021 question. Now I am going to try to make you understand this question. ठीक है, there are 12, देखो इंग्लिश में, इन इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज, there are 12 questions divided into 2 sections printed in both Hindi and English. All the questions are compulsory. The number of questions is, and there is no choice for please understand, there is no choice. 1A, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेस ऑन विच कैन प्लॉट। कोई भी 5 एथिकल ट्रेस बता दो माय डियर, जिसके बेसिस पे हम एथिक्स सिविल सर्वेंट की हम जो है उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यू कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द 10 एसेंशियल वैल्यूज। अब प्लीज ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 10 वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। डिस्क्राइब द वेज एंड मीन्स टू प्रिवेंट नॉन एथिकल बिहेवियर। अब यहाँ पे देखो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये हो सकता है, तो इसमें आप हर एक एसेंशियल वैल्यूज को प्लीज एक्सप्लेन मत करने बैठ जाना, यू हैव टू ओनली नेम दिस वैल्यूज, ठीक है। और इसका 2 पार्ट है, इसका मेन टू नॉन एथिकल मीन पब्लिक सर्वेंट्स। आप 5 एथिकल ट्रेस बोल सकते हो, ट्रेस का मतलब है कि फीचर्स बोल सकते हो सिविल सर्वेंट की, कौन से ट्रेस है, फीचर्स हैं, ये वैल्यूज है माय डियर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वैल्यूज मतलब वैल्यूज लिख सकते हो कंपैशन, टॉलरेंस, इस तरह से वैल्यूज आप ले सकते हो। फीचर्स में लिख सकते हो, जैसे 5 एथिकल ट्रेस लिख सकते हो, क्या क्या एथिकल ट्रेस है हमने अभी सिलेबस में समझाई था। देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लास्ट चैप्टर में चैलेंज ऑफ डिजिटलाइजेशन, यहाँ ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकली इवैल्यूएबल एग्जाम्पल, कीवर्ड्स इनोवेटिव क्रिएटिविटी, हाई ऑर्डर एज सोशल वेल, कि एथिकल डिलेमा सॉल्व करते टाइम आपको, अगर आप जो है एक आईटी सेक्टर का कोई डिसीजन में कंफ्यूज्ड हो, तो आपको आईटी के बारे में साथ साथ आपको क्रिएटिविटी आनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। यू आर टेकिंग अ डिसीजन बिकॉज योर डिसीजन इज गोइंग टू इम्पैक्ट द सोसाइटी एज अ होल, एज अ नेशन एज अ होल।
So you have to take a decision in a very creative manner because you are civil servant. Country has a lot of civil servant. Anyone can decision like you. Why you have chosen? Why you are chosen to take the decision? Because you possess the ability to think in a very creative manner, in a very innovative manner. Right? So these 4 क्वेश्चन कैन बी आंसर जनरली बाय आंसरिंग द कंटेंट. आप इसके आंसर को पढ़ के आंसर कर सकते हो. अब यहां पे जो है थिंकर्स के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ थिंक यहां क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट डज इट ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू. एंड दे इज द कोटेशन ऑफ थिंकर्स का. मैं देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया थिंकर्स को मैंने अलग से क्रिएट किया है क्योंकि थिंकर्स के क्वेश्चन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैज टू कोरबोरेट द योर डायमेंशन बाय substantiate with examples by substantiate with lot of thinkers and their philosophy. उसको मैंने philosophy बांट दिया है. अब स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट है, every work has got to pass through 100 of difficulty before succeeding. Those who persevere will see the light sooner or later. कीवर्ड निकालो. कीवर्ड क्या है क्वेश्चन में माय डियर? व्हाट इज द कीवर्ड? परसिवियरेंस. जहां तक मेरे को लगा है परसिवियरेंस इज द कीवर्ड. तो आपको अगर परसिवियरेंस रिलेटेड कोई और कोड आता है या कोई भी कोड आता है तो आप लिख सकते हो उसको. और परसिवियरेंस की वैल्यू बता कि सक्सेस का मतलब ही ये है कि डिफिकल्ट से पास होना. तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे कि परसिवियरेंस कैसे वैल्यू क्या चीज़ है परसिवियरेंस क्या, या इसका पूरे एक कोड का करेक्ट लिख सकते हो इंट्रो में. अब बॉडी शुरू होती है यहाँ से. ये आपका आंसर है. ये आपका दो इसको मैं डिवाइड ऐसे कर देता हूँ. ये आपके 2 पेज हैं. यहाँ पे आप कैसे लिखा हुआ है 2 ही पेज मिलेंगे 10 मार्क्स के. यहाँ पे आप इंट्रो लिखोगे कि इंट्रो लिखोगे. इंट्रो में आप इसका करेक्ट लिख सकते हो. परसिवियरेंस की वैल्यू के बारे में लिख सकते हो कोई भी 2 लाइन का हिसाब से. 3 लाइन ले लो. यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे. यहाँ पे आप ये लिखोगे बॉडी में. अब यहाँ पे आप बॉडी स्टार्ट हो जाती है. आप इसको हेडिंग लिख सकते हो कि डिफिकल्ट सक्सेस मेक ओवर सेवरल डिफिकल्टीज. हेडिंग दे दिया. अब यहाँ पे पहले तो सबसे पहले अगर कोड स्वामी विवेकानंद के बारे में 2 लाइन एक्सप्लेन करो कि हाउ व्हाट इज स्वामी विवेकानंद एंड व्हाट इज दिस फिलॉसफी बट इन अ वेरी क्रिस्प एंड वेरी सिंपल मैनर. सबसे फिर दूसरी चीज लिखो स्वामी विवेकानंद में कैसे जो है स्टूडेंट उनकी वैल्यूज कैसे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है. उसके बाद जो वैल्यूज उन्होंने बताई है परसिवियरेंस वो कैसे लेवल पे हेल्प करेगी. इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हेल्प करेगी, सोसाइटी लेवल पे हेल्प करेगी कैसे करेगी. इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे हेल्प करेगी कि आप सिविल सर्विस अटेम्प्ट देते जा रहे हो बट आप अपने फेलियर से जो है घबराए नहीं. यू आर नॉट स्टक बाय द सेवरल सेटबैक्स. सोसाइटी लेवल पे कैसे हेल्प करेगी भाई. और नेशनल लेवल चंद्रयान 2 का एग्जाम्पल ले सकते हो कि इतना चंद्रयान 2 फेलियर के बाद भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ. ठीक है. उसके बाद दलाई लामा का. उसके बाद अब कंक्लूजन में ये लिख. कंक्लूजन बहुत जरूरी है माय डियर. इसमें ये लिखो अल्टीमेटली वी आर गिविंग अ आंसर इन अ एथिकल मैनर. तो हाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू रेप्लिकेट इन द सिविल सर्वेंट एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू हेल्प द सिविल सर्वेंट इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. परसिवियरेंस कि कुछ भी हो जाए सिविल सर्वेंट को अपना टेम्परेंस लूज नहीं करना है. अपना टेम्परेंस लूज नहीं करना है. राइट. सो अब उसके बाद दलाइन ये यहाँ पे एरिक एरिक्सन का कोट है. अब घबराना मत ये एरिक एरिक्सन क्योंकि मैंने भी ये पहली बार टर्म सुना है. एरिक एरिक्सन क्या है नहीं पता तो छोड़. आप नहीं पता तो ये लाइन आप इग्नोर कर सकते हो एरिक एरिक्सन के बारे में. उसके बाद लिखने में जो पता है उसको लिख दो. नहीं पता तो मत लिखो भाई. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बट ट्राई टू आंसर इन अ वेरी इनोवेटिव मैनर क्योंकि यूपीएससी ने ही इनोवेटिवनेस बोला है भाई. क्रिएटिव बोला है. लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस. We need each other and sooner we learn that it is better for all. कीवर्ड निकल के आया है कि नीड इंटरडिपेंडेंस कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एज अ ये जिंदगी सोसाइटी एक बड़ा सर्किल है और हम सब उस धागे के पहलू हैं. वाह क्या लाइन आ गई कि लाइफ थ्रेड. हम एक थ्रेड है. हम एक पल्स हैं और एक थ्रेड हमको एक बांधे रखा. अगर एक भी पल्स टूटा तो सारे पल्स टूट जाएंगे. दिस इज द वैल्यू दैट दिस वी हैव टू